तो देखो, अनुराग कश्यप की जब भी कोई मूवी आती है तो भाई लोग एक्सपेक्टेशन तो रखते ही है, लगता है कि कुछ अलग आएगा, कुछ हट कर आएगा। टिपिकल जो सिनेमा में चल रहा है उससे तो कुछ हट कर देखने को मिलेगा, कुछ हमें आर्ट टाइप देखने को मिलेगा, कुछ मेटाफर देखने को मिलेगा, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड तो रहेगा ही। और ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने अपने 3 घंटे निशांची को दिए। और शॉर्ट में अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो स्टोरी मुझे एंडिंग होने के बाद ठीक ठाक लगी, डिसेंट स्टोरी थी। लेकिन जो भाई रन टाइम है मूवी का, या फिर कह लो पेसिंग है, बहुत ज्यादा खिंचा हुआ लगा। मूवी मुझे बहुत ज्यादा स्लो लगी। मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितने मोमेंट्स पे मैं बोर हुआ हूँ, कितने मोमेंट्स पे मुझे लगा है कि भाई बिना मतलब को यहाँ पर खींचा गया है। मेरे कहने का मतलब है कि रन टाइम इसका थोड़ा ज्यादा है, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। चलो अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर तो यही आता है कि भाई अनुराग कश्यप का नाम जुड़ा हुआ है, तो क्या ये मूवी कुछ नेक्स्ट लेवल देती है? क्या हमें ये नेक्स्ट गैंग्स ऑफ वसेपुर या देव डी या फिर नो स्मोकिंग जैसे आउट ऑफ द बॉक्स मूवी देती है? एंड मेरा क्विक आंसर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, स्टोरी का थीम, स्टोरी का प्लॉट काफी हद तक उनके स्टाइल को फॉलो करता है कि भाई एक स्मॉल टाउन स्टोरी, वहाँ के गैंगस्टर, वहाँ के लोकल गुंडे, वहाँ कैसे दादागिरी, पॉलिटिक्स, ये सब चल रही है, ये सब वो बहुत ही अच्छे से दिखाते हैं। और बहुत जगह गाने से, म्यूजिक से आपको फील होगा कि ये गैंग्स ऑफ वसेपुर का मैजिक रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन स्टोरी भी सॉर्ट ऑफ वो फील होता है कि भाई वन जनरेशन का ट्रॉमा सेकंड जनरेशन पे जा रहा है, रेवेंज वाला प्लॉट चल रहा है। काफी हद तक लगता है कि गैंग्स ऑफ वसेपुर को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाता है। अब देखो, झूठ नहीं बोलूंगा कि मूवी जैसी स्टार्ट होती है वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें हाइस्ट का एक सीन दिखाया जाता है जो कि तुरंत आपका इंटरेस्ट मूवी में डाल देगा। लेकिन उसके बाद प्लॉट को बहुत ज्यादा खींचा गया है। आप प्रेजेंट की स्टोरी देख रहे होते हो, फिर उन कैरेक्टर्स की पास्ट की स्टोरी बहुत लंबे टाइम तक चलती है कि भाई उनके साथ पास्ट में क्या हुआ था। और फिर मैं बोलूंगा कि हर कैरेक्टर के बहुत सारे लेयर्स यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। हर कैरेक्टर को बहुत ज्यादा, मैं बोलूंगा कि ओवरली कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, जो कि कुछ लोगों को पसंद आ भी सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी आ सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट भाई थोड़ा ज्यादा ही है। एंडिंग होते होते रिलेशनशिप्स भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हाँ, मूवी को नो डाउट पूरी तरह से रॉ एंड रियल दिखाने की कोशिश की गई है, पूरी तरह से रॉ रखने की कोशिश की गई है। मतलब आपको वही वाइब मिलता है कि भाई कोई बातचीत नहीं, कोई डायलॉग बाजी नहीं, सीधे गोलीबारी हो रही है। इवन म्यूजिक जो है, गाने जो है, वो काफी हद तक रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई है। लेकिन कोई भी ऐसा गाना या म्यूजिक या थीम नहीं है जो आपको मूवी देखने के बाद याद रहे। मूवी में मैं ये नहीं बोल सकता कि सब कुछ बोरिंग है। बिट्स एंड पीसेस में बहुत सारे शॉट्स, बहुत सारे सीक्वेंस बढ़िया लगते हैं। जैसे कि इंटरवल के बाद ही बच्चे का जो पूरा ट्रेनिंग वाला आर्क था वो काफी बढ़िया लगता है। कई सारे लोकल डायलॉग्स एंड स्लैंग्स वो सब अच्छे लगते हैं। लेकिन सेकंड हाफ आते आते जो लव स्टोरी का कॉम्प्लिकेशन दिखाया गया है, कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, वो अननेसेसरी फील होता है। मतलब ऐसा समझो कि एक जनरेशन का दूसरा जनरेशन बदला लेने वाला है, उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। सेकंड जनरेशन की लव स्टोरी चल रही है, उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हर कैरेक्टर में लेयर्स बाय लेयर्स बहुत कुछ ऐड हो गया है। और इसके बाद नो डाउट पूरे ही पूरे कास्ट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब ऐसे कास्ट की बात आई है तो एक चीज पॉइंट आउट करना जरूरी है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जो इन्होंने माँ के कैरेक्टर को कास्ट किया है वो एग्जैक्टली बेटे की एज की लग रही है। मतलब उसके बचपन से लेकर पूरी 20-22 साल तक की जर्नी दिखाई गई है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ भी वैसी यंग लग रही होती है। इवन जब 20-22 साल का बेटा हो जाता है तो माँ का एज उतना बड़ा ही नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि भाई वो एग्जैक्टली उसी के एज की है। वहां पे मुझको ऐसा मिसकास्टिंग जैसा फील हुआ। अब मैं नहीं जानता कि डायरेक्टर ने ऐसा क्यों चॉइस किया कि भाई माँ को बूढ़ा दिखाना ही नहीं है, माँ जैसी पहले थी वैसी एंड तक रह जाती है। और इस सब के बाद मुझे सबसे मेजर इशू ये पर्सनली फील हुआ कि आप पूरी तरह से जब स्टोरी में इन्वेस्टेड हो जाते हो, बीच बीच में तो कनेक्शन टूटता ही है, लेकिन एंडिंग में जब आप पूरी तरह से इन्वेस्टेड हो जाते हो, वहां पर अचानक से एंड करके पार्ट 2 के लिए छोड़ दिया जाता है। और वो एंडिंग बहुत ही ज्यादा अब्रप्ट है। मतलब वैसा वाला क्लिफ हैंगर भी नहीं है कि भाई गैंग्स ऑफ वसेपुर वाला आपको क्लिफ हैंगर मिल रहा है या फिर बाहुबली वाला क्लिफ हैंगर मिल रहा है कि आप नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटमेंट रहोगे। ऐसा कुछ मेजर इंपैक्टफुल क्लिफ हैंगर नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जब आप 3 घंटे देते हो और स्टोरी आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं देती है, अगले पार्ट के लिए वेट कराती है, तो भाई दिल से थोड़ा बुरा तो लगता ही है, अफसोस तो होता ही है। तो हाँ, एंडिंग जो है वो गुस्सा दिला देती है कि भाई इतना टाइम दिया है, एटलीस्ट 3 घंटे में एक स्टोरी तो खत्म कर दो। और अगर गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी एंटरटेनिंग मूवी रहती कि हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ हो रहा है, नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, नया तमाशा हो रहा है, कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, तो भाई मैं वेट भी कर लेता। लेकिन ये मूवी कुछ कैरेक्टर्स के अराउंड ही घूमती है और उसी को खींचती है, बहुत ज्यादा खींचती है। तो हाँ, अगर मैं अपना ओवरऑल फीलिंग बताऊं, ओवरऑल रिव्यू दूं,
तो मूवी बिट्स एंड पीसेस में अच्छे हैं, कई सारे सीन्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जो रन टाइम है, जो पेसिंग है, वो मूवी को बहुत ज़्यादा बोरिंग और स्लो कर देती है। हाँ, अगर ये सीरीज़ के फॉर्म में होता कि भाई 30-30, 35-35 मिनट का सीरीज़ है और वो आप 3 घंटे में दिखा रहे हो, तब मैं एन्जॉय कर भी लेता, तब मैं वेट कर भी लेता। लेकिन 3 घंटे देना, उसके बाद आपकी स्टोरी भी कंप्लीट नहीं होती है और उसके ऊपर से उतना एंटरटेनिंग भी नहीं लगता है, तो आपको अफसोस होता है। तो हाँ, यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस निशांची का। अगर आपने ये मूवी देख ली है, आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। मैं आपको मिलता हूँ फिर से किसी और वीडियो के साथ, किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।